कोरोना वायरस और कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट का असर आज शेयर बाजार पर दिखा। रूस की ओर से ओपेक देशों के साथ तेल उत्पादन में कटौती पर सहमति नहीं बनने के बाद सऊदी अरब ने प्राइस वॉर छेड़ दिया है। सऊदी अरब ने कच्चे तेल की कीमतों में भारी कटौती की घोषणा के बाद कीमतें 30% तक गिर गईं, जिसका असर आज शेयर बाजार में देखने को मिला। शेयर बाजार में आज अब तक की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स ने एक दिन में इतिहास की सबसे बड़ी 2467 अंकों की गिरावट देखी। बाजार बंद होने पर सेंसेक्स 1941 अंकों की गिरावट के साथ 35,634 अंकों पर बंद हुआ। वहीं कारोबार के दौरान निफ्टी में भी 600 से ज्यादा अंकों की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी 538 अंकों की गिरावट के साथ 10,451 अंकों पर बंद हुआ। साल की शुरुआत से अब तक 2 महीने में सेंसेक्स 13%, जबकि निफ्टी 14% गिर चुका है। बड़ी गिरावट में रिलायंस इंडस्ट्री को भी 12 साल का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। शेयर में 13% की गिरावट के बाद रिलायंस इंडस्ट्री का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कम हो गया है। बीएसई पर निवेशकों के शेयरों का वैल्यूएशन एक दिन में 7 लाख करोड़ रुपए घट गया। कोरोना ही एकमात्र वजह है जिसकी वजह से प्राइसेस ग्लोबल क्रूड ऑयल की इतनी डाउन आई है, क्योंकि कोरोना अब सिर्फ एक चाइनीज डिजीज या चाइना तक कंटेन नहीं रहा है, एक ग्लोबल बीमारी बनता जा रहा है। भारत में 4 नए मामलों के साथ कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 43 पहुंच गई है। केरल में इटली से लौटे 3 साल के बच्चे को कोरोना से संक्रमित पाया गया, जबकि जम्मू में 63 साल की महिला में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। कोरोना के 2 मामले दिल्ली और मेरठ में भी पॉजिटिव पाए गए हैं। इस बीच ईरान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए वायुसेना का विमान C-17 ग्लोब मास्टर ईरान रवाना हो गया है। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप राज्यपाल अनिल बैजल के साथ कोरोना की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। कल तक हमारे पास 39 पॉजिटिव केसेस थे, अभी आज 4 उसमें केसेस और ऐड हुए हैं, तो अभी हमारे पास 43 पॉजिटिव केसेस, जिसमें से 3 ठीक होकर केरल के जा चुके हैं घर अपने। सरकार ने सतर्कता बरतते हुए दिल्ली में 25 अस्पतालों को अलर्ट पर रखा है। दिल्ली में डीटीसी की बसों को हर दिन सैनिटाइज किया जा रहा है। दिल्ली के अंदर हम अब बड़े स्केल पे मुनादी भी कराएंगे लाउड स्पीकर से सभी एरियाज के अंदर, और खूब जबरदस्त तरीके से पैम्फलेट्स भी बांटेंगे, और दोनों सरकारें मिलकर इसके ऊपर काम करते हैं। केंद्र सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र बलों को देश भर में कोरोना से निपटने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार पर फिर संकट गहरा गया है। कमलनाथ सरकार में 5 मंत्री समेत 17 विधायक बेंगलुरु पहुंच गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक मंत्री और विधायक बेंगलुरु के होटल में रुके हुए हैं और उनके फोन भी बंद हैं। इस बीच मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की है। कमलनाथ ने कांग्रेस में कलह से इनकार किया है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई इंटरनल फाइट थी कमलनाथ जी और सिंधिया जी को लेके, क्या रहा कमलनाथ जी? कुछ नहीं रहा। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने देर शाम भोपाल पहुंचकर सीएम हाउस में कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की है। सूत्रों के मुताबिक ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जा सकता है। सिंधिया फिलहाल दिल्ली में ही है। वहीं निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह ने मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार का दावा किया है। बहुत जल्दी आप लोग की शुभकामनाएं मिल जाएगी। तो एक तो होली के दूसरे दिन मैं तो होम चाहूंगा, जिससे कि मैं पीपल्स फ्रेंडली पुलिस बना सकूं। इस बीच कल बीजेपी ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल दिल्ली से भोपाल रवाना होंगे। सीबीआई ने यस बैंक धोखाधड़ी मामले में बैंक के फाउंडर राणा कपूर समेत 13 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। सीबीआई ने आज मुंबई में 7 जगहों पर छापेमारी भी की। सीबीआई की एफआईआर में राणा कपूर के साथ उनकी पत्नी बिंदु और 3 बेटियों के नाम भी शामिल हैं। दर्ज एफआईआर के मुताबिक बैंक में घोटाला अप्रैल और जून 2018 के बीच शुरू हुआ, जब यस बैंक ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 3,700 करोड़ रुपए के डिबेंचर खरीदे थे। इसके बदले डीएचएफएल ने कथित तौर पर राणा कपूर और उनके परिवार के सदस्यों को 600 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया था। एफआईआर में डीएचएफएल के प्रमोटर कपिल वाधवान का नाम भी शामिल है। राणा कपूर इस वक्त मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी की कस्टडी में है। ईडी ने शनिवार देर रात उन्हें मुंबई से गिरफ्तार किया था। यस बैंक संकट सामने आने के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक पेंटिंग को लेकर जुबानी जंग जारी है।
यस बैंक के फाउंडर राणा कपूर ने प्रियंका गांधी से 2 करोड़ रुपए में पेंटिंग खरीदी थी। पेंटिंग राजीव गांधी को कांग्रेस के कार्यक्रम में उपहार के तौर पर दी गई थी, जिस वक्त वो प्रधानमंत्री थे। बीजेपी ने पूरे मामले पर प्रियंका गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। गांधी परिवार ने केवल राजनीति में नहीं बट हर आर्थिक क्षेत्र में अपनी क्षमता दिखाकर बहुत अच्छे ढंग से पैसा बनाने की उन्होंने एक कला दिखाई। बीजेपी के आरोपों का कांग्रेस ने जवाब दिया है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि प्रियंका गांधी ने पेंटिंग को बेचकर कुछ गलत नहीं किया। 10 साल पहले एक पेंटिंग खरीदी गई थी और वो पेंटिंग सिर्फ 2 करोड़ की, और वो भी व्हाइट में। तो कभी भाजपा ने कसम खा रखी है कि सच नहीं बोलेगी, अपने पाप दूसरों पर डालने की कोशिश करेंगे। ईडी ने यस बैंक के फाउंडर राणा कपूर से पेंटिंग के बारे में पूछताछ करने के बाद पेंटिंग को जब्त कर लिया है। दिल्ली के जामिया नगर से गिरफ्तार ISIS मॉड्यूल के दोनों संदिग्धों को पटियाला हाउस कोर्ट ने 17 मार्च तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। NIA ने आज दोनों संदिग्धों से पूछताछ की। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कल जहांजेब सामी और हिना बशीर बेग को गिरफ्तार किया था। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के खुरासान मॉड्यूल से संबंधित दोनों संदिग्ध पति पत्नी हैं। सूत्रों के मुताबिक जहांजेब सामी नागरिकता विरोधी प्रदर्शनों में हिंसा कराने के लिए हथियार और गोला बारूद इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था। और प्राइमा फेसी जो बात सामने आई है वो ये है कि इनका इस ऑर्गेनाइजेशन से लिंक था और कई लोगों से इस ऑर्गेनाइजेशन में कनेक्टेड थे। जो लिटरेचर है वो काफ़ी रेडिकलाइज किस्म का लिटरेचर है, जिसमें देश के खिलाफ और बाकी कई सारी कम्युनिटीज़ के खिलाफ लिखा गया है, और CA के अगेंस्ट anti-CA प्रोटेस्ट है उसको भी इंस्टिगेट करने की बातें लिखी हुई हैं। दोनों संदिग्धों के खिलाफ पुलिस ने कई धाराओं में केस दर्ज किया है। जहांजेब सामी और हिना बशीर बेग दोनों काफी पढ़े लिखे हैं और कई अच्छी प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर चुके हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने PFI के दिल्ली चीफ दानिश अली को गिरफ्तार किया है, जिसे कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस कस्टडी पर भेज दिया है। दानिश पर नागरिकता कानून के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान झूठी सूचनाएं फैलाकर लोगों को भड़काने का आरोप है। नागरिकता कानून के खिलाफ दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में हिंसा पर केंद्र सरकार की जांच रिपोर्ट से पता चला था कि PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की फंडिंग से देश में नागरिकता कानून विरोधी दंगे हुए। PFI से जुड़े 73 बैंक खातों में 120 करोड़ रुपए जमा हुए। दिल्ली हिंसा के मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन के भाई शाह आलम को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शाह आलम पर उत्तर पूर्वी दिल्ली के चांदबाग इलाके में हिंसा का आरोप है। इसके अलावा IB कर्मचारी अंकित शर्मा मर्डर केस में भी शाह आलम से पूछताछ हो रही है। दिल्ली पुलिस कई दिनों से दिल्ली हिंसा मामले में शाह आलम की तलाश कर रही थी। दिल्ली हिंसा और अंकित मर्डर केस में ताहिर हुसैन भी दिल्ली पुलिस की कस्टडी में है। अंकित के पिता ने हत्या के आरोप में ताहिर पर FIR दर्ज कराई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ में लगे दंगाइयों के पोस्टर को हटाने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस की बेंच ने मामले में सुनवाई करते हुए कमिश्नर और DM को पोस्टर और होर्डिंग्स हटाने को कहा है। हाईकोर्ट ने 16 मार्च से पहले कार्रवाई की रिपोर्ट भी देने के आदेश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि पोस्टर लगाना नागरिकों के सम्मान के खिलाफ है और निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पोस्टर मामले पर स्वतः संज्ञान लिया था। लखनऊ के अलग अलग चौराहों पर वसूली के लिए 57 हिंसा के आरोपियों के पोस्टर लगाए गए थे। माननीय मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर साहब और रमेश सिन्हा साहब की पीठ ने 2 बजे जजमेंट अपना सुनाया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि लखनऊ के DM और कमिश्नर जितने भी पोस्टर लगाए गए हैं उपद्रवियों के उसको तत्काल हटा दें और 16 मार्च से पहले ये रजिस्ट्रार जनरल के यहाँ अपना जो है ये पूरी रिपोर्ट आख्या प्रेषित करें। उत्तर प्रदेश में नागरिकता कानून के खिलाफ 9 दिन तक हिंसक प्रदर्शन हुए, जिसमें 19 लोगों की जान चली गई थी और करोड़ों की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान हुआ था। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 2 आतंकियों को मार गिराया है। सुरक्षा बलों को शोपियां के रिबैने ख्वाजापोरा इलाके के एक घर में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। करीब 5 घंटे तक चले एनकाउंटर में मारे गए दोनों आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के सदस्य थे। मारे गए दोनों आतंकियों में एक विदेशी जबकि दूसरा कश्मीर का रहने वाला था। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया है। एनकाउंटर के दौरान और बाद में सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी भी की गई। दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम और शोपियां में फिलहाल इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है।
कल पुलिस शोपियान को पता चला था कि शोपियान में एक विलेज है रेवन, वहाँ पर 2 मिलिटेंट छिपे हुए हैं। तो पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ सारे इलाके कॉर्डन कर लिए। आज मॉर्निंग में वहाँ पर फायरिंग शुरू हो गया और इनकाउंटर चला, उसमें 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.